फिर आज वाले स्टार्ट करते हैं. NSAIDs considered safe in lactating mother is Toradol, Ibuprofen, Naproxen, Ketorolac. लैक्टेटिंग मदर में आइब्रूफिन वेरी गुड. मैलिग्नेंट मेलानोमा का रिस्पेक्टर क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड सनलाइट एक्सपोजर, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, एक्टिनिक केराटोसिस, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा. मैलिग्नेंट ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर. Cellular vault is maintained by apoptosis, necrosis, lysosome, enzymatic destruction. Apoptosis, very good. Stroke patient with irregular breathing is Cosmal breathing, periodic breathing, normal breathing, kinestroke breathing. Kinestroke breathing. Penetration of corona radiata is done by which one of the following component of the sperm? Hyaluronidase, fibroelastase, nucleases, lysosome. इसका करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा एंजाइम है जो से एक्रोसोमल रिएक्शन के थ्रू कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है? इट्स ह्यालुरोनिडाइज. कौन सा एंजाइम होता है? चले. 10 minutes after transplant rejection due to cell mediated preformed antibodies CD4 या CD8. मैम जो 10 मिनट्स आफ्टर है यानी इमीडिएट है हाइपर जो इसकी ये 3 टाइप्स की ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है, क्रॉनिक, एक्यूट एंड हाइपर एक्यूट. जो 10 मिनट्स है यानी मोस्ट इमीडिएट है वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या टाइप 2 ठीक है. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होगी. और जो हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक है, इसमें हमारे पास जो एक्यूट और क्रॉनिक है वो सेल मीडिएटेड या टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होंगी. उनमें से जो हमारे पास जो एक्यूट है वो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स यानी साइटोटॉक्सिक सेल्स की वजह से होगी. और जो फाइनल है ये क्रॉनिक है जो जो ईयर्स टू मंथ्स में होती है, सॉरी ईयर्स में होती है, वो हमारी CD4 पॉजिटिव टी सेल्स की वजह से होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रेटिकुलर फाइबर्स आर प्रेजेंट इन डर्मिस, एपिडर्मिस, टॉन्सिल्स या स्लाइवरी ग्लैंड्स. टॉन्सिल्स ग्रेटर देन डर्मिस. ठीक है. Stony dull percussion node is found in which one of the following? Pneumonia, pleural effusion, normal lungs या pneumothorax. Stony dull percussion, pleural effusion. Pseudo-stratified columnar epithelium is present in which one of the following? Lungs, trachea, palatine, tonsils या uterus. Pseudo-stratified epithelium किसके अंदर प्रेजेंट होती है? लंग्स, ट्रेकिया, पैलाटाइन, टॉन्सिल या यूट्रस. ये किसमें प्रेजेंट होती है? ट्रेकिया के अंदर होती है बच्चों. सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस इज प्री मैलिग्नेंट, बेनाइन, मैलिग्नेंट या डिस्प्लेसिया. सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस क्या होती है? प्री मैलिग्नेंट. इन बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया लीजन किस में आता है? ऑप्टिक क्याज्मा के अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में या लोअर पार्ट में? मैम मिडिल पार्ट में. ठीक है, मिडिल पार्ट में. रिगार्डिंग कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस इज हाइलाइन, साइनोवियल ज्वाइंट हैज फाइब्रस कार्टिलेज, एपोजिशनल ग्रोथ या ट्रांजिशनल ग्रोथ. रिगार्डिंग कार्टिलेज, कार्टिलेज में क्या होती है? किस टाइप की ग्रोथ होती है? एपोजिशनल ग्रोथ होती है ना. कार्टिलेज में किस टाइप की ग्रोथ होती है? एपोजिशनल होती है. ट्रू अबाउट एपेंडाइमल सेल्स, correct statement. Option 1 lines the ventricle and spinal canal. Option 2 covers neuron. Option 3 function in phagocytosis या help in defense.
एपेंडाइमल सेल्स का करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैम काइंडली रिपीट कर दें, ये आपने कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं? मैं आपको सेल्स बताती हूँ। एपेंडाइमल सेल्स। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? चलिए, मैं बाकी सबको भी क्लियर नहीं आ रही। मैं ऑप्शन बोल के तो मैं खुद ही थोड़ा सा पॉज ले लेती हूँ कि आप लोग आंसर देंगे। आवाज़ तो बाकी जब मैं बोलूँगी तो क्लियर आएगी ना। बाकी मैं आपसे सुन रही हूँ, इसलिए मैं खुद ही दरमियान में क्वेश्चन के बाद में चुप हो जाती हूँ। रिपीट करती हूँ। ट्रू अबाउट एपेंडाइमल सेल्स। ऑप्शन 1 लाइन्स द वेंट्रिकल एंड स्पाइनल कैनाल। ऑप्शन 2 कवर द न्यूरॉन्स। ऑप्शन 3 फंक्शन इन फेगोसाइटोसिस। ऑप्शन 4 हेल्प इन डिफेंस। मैम ये ए ऑप्शन सही है, वेंट्रिकल्स एंड ठीक है, स्पाइनल वेरी गुड। कैनाल्स ठीक को है, लाइन ठीक बता करके रही ये। हूँ। ठीक है। A farmer with opioid poisoning feature. Option 1 dilated pupil, bilateral pinpointed pupils, decreased salivation या decreased lacrimation. Pinpointed pupils. Which one of the following has same osmolarity to the plasma? 25% dextrose water, 0.9% normal saline, 3% normal saline, 10% dextrose water, 0.9% normal saline. Lips are closed with the help of which muscle? Orbicularis oris, orbicularis oculi या बक्सीनेटर? लिप्स के साइड पे कौन सा एक गोल सा मसल होता है? मैम ऑर्बिकुलरिस। वेरी गुड, ऑर्बिकुलारिस ओरिस होता है। Which one of the following is the virulence of TB? Exotoxin, endotoxin, cell wall composition, nucleus composition. सेल वॉल कंपोजिशन आपने कल बताया था, इसमें जी। माइकोलिक एसिड होता है व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू जी। विरुलेंस। ठीक है। अच्छा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मैंने आपको कल एक निमोनिक बताया था, वो आप वो बता दें। इसकी 4 चीज़ों की सीक्वेंस होती है ना, कि वेल्व्स डैमेज होते हैं, परफोरेशन होती है, थ्रोम्बस या बैक्टीरियमिया। इसका सीक्वेंस वाइज आपने बताना है। एक निमोनिक बताया था मैंने कल आप सबको। DTBP, D for damaged valve, T for thrombosis, B for bacteremia and P for perforations. ठीक है। 100 MCQs में आप लोगों को करवा रही हूँ, तो आप लोग ये अच्छे से रिवाइज किया करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट तो कभी अक्सर मैं आपको 200 भी करवा देती हूँ, ठीक है। तो साथ साथ कोशिश किया करें सारे कर लें, वरना SK 1 to 17 आपको बाद में रिवाइज करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और इसमें से बहुत MCQs आते हैं। डिस्फेजिया टू लिक्विड इज ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टालसिस, लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ मोटर टोन या कार्सिनोमा। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एक्लेजिया। 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 स्प्लेनिक इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है? रेड पल्प, वाइट पल्प, मार्जिनल जोन या आर्टीरियोल्स? वाइट पल्प। Which one of the following decreases the osmolarity? ADH, epinephrine, aldosterone या renin? ADH. Which one of the following is the part of triple screening? Estriol, estrone, estradiol, progesterone. Estriol, triol, ठीक है। फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन किस में ड्रेन करती है? सुपीरियर वेना केवा, एजाइगस वेन, हेमिजाइगस वेन, ब्रेकियोसेफेलिक वेन या सबक्लेवियन वेन? फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन ड्रेन्स इनटू किस वेन में ड्रेन करती है? सुपीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करती है, ठीक है। सॉरी, ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर ड्रेन करती है। फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन किसके अंदर ड्रेन करती है? ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर। अच्छा, एनाटमी के लिए ना आप लोगों ने क्या करना है? एनाटमी का जब आप लोगों का रफ़ी का पोर्शन होगा ना,
हाँ जी, एक तो अभी आपने की भी नहीं है, अदरवाइज़ मेरे एग्ज़ाम में भी मुझे एनाटॉमी ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें आई हैं। तो उसके लिए मैंने ऐसे किया था कि फिर आप लोगों ने रफ़ी बहुत अच्छे से करनी है, लेकिन रफ़ी में ना बहुत थोड़ा दिया हुआ है। आपने डबल ए के सारे एमसीक्यू, सारे पल्स पॉइंट बहुत अच्छे से करने हैं। इसके अलावा फिर मैंने ऐसे किया था कि जो चीज़ें आप करते जाते हैं ना, मैं उसकी सारी पिक्चर्स निकाल लेती थी गूगल से। उसी टॉपिक की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने अपने खुद ही नोट्स बना लिए थे। वैसे आप लोगों के डॉक्टर हमज़ा की अकेडमी में तो एक डॉक्टर बिलाल हैं, उनकी ये लोग एनाटॉमी की एक्स्ट्रा क्लासेस रखवाते हैं कि जो बाकी सारी बुक्स भी हैं ना, उनमें से भी एनाटॉमी की जो चीज़ें रेलिवेंट एग्ज़ाम में आती हैं वो आप लोगों को लेक्चर में करवाते हैं। मैंने भी अकेडमी ज्वाइन की हुई थी, लेकिन ये था कि मैंने वो वाले लेक्चर उन डेज़ में मैं बाहर गई हुई थी पाकिस्तान से, तो मैंने वो लेक्चर्स नहीं किए थे, ठीक है। तो लेकिन ये है कि मैंने फिर अपने गूगल से पिक्चर्स वगैरह निकाल के मैंने अपने खुद सारे नोट्स बनाए हुए थे, तो करके भी तो नहीं आती। अच्छा, करके फिर ये होता है कि आपने रिवाइज़ बार-बार करनी होती है। जैसे एनाटॉमी है, फार्मा, ये चीज़ें आप कर भी लेंगे ना तो ये वोलेटाइल होती हैं, आपको भूल जाती हैं। तो अपने नोट्स बनाएँ, और जितने आपको एक रेलिवेंट चीज़ आ गई, आपको पता है कि सीपीएसपी ने ये दिया है, नेक्स्ट टाइम वो आपको सेम क्वेश्चन तो नहीं देगी, उसी से मिलता-जुलता क्वेश्चन देगी। तो आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अभी भी मेरे लेक्चर के दौरान जो चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती हैं, वो आपको अगर बता देती हूँ कि ये इस बुक से ये चीज़ आती है, ठीक है? तो वो एक दफ़ा अगर आप खुद भी अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा ना, तो आपको आइडिया होगा कि सीपीएसपी का पेपर कैसा होता है और आपने प्रिपरेशन अपनी कैसी करनी है, ठीक है? तो वो एक थोड़ी-सी ट्रिकी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी-सी एफ़र्ट्स खुद भी करनी पड़ती हैं। मैडम सीपीएसपी जो है ना, सीपीएसपी अब काइंड ऑफ इट हैज़ बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल। जैसे जो चीज़ें हुँ, अब माइनस थी ना, ज़रूरी नहीं है कि वो अब माइनस हों। फार्माकोलॉजी एग्ज़ैक्टली। या ये जो मैकेनिज़्म्स हैं, बाज़ दफ़ा हुँ, ये बहुत ज़्यादा होते हैं और बाज़ दफ़ा अब जैसे मैंने एक अटेम्प्ट दिया था, हुँ, हुँ। उसमें अब आप स्क्विंट्स का ज़िक्र है ना, तो जी, जी। उसमें मैंने इसीलिए पूछा था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट स्क्विंट के बारे में ना, अच्छा। क्योंकि उसमें बाकायदा मेंशन था कि किसी को हेड इंजरी हुई है और हेड इंजरी के बाद उसको जो है ना वो कन्वर्जेंट स्क्विंट डेवलप हो गया है, तो डैमेज कहाँ पे होगा। तो मुझे उस वक़्त ये लगा कि ये कन्वर्जेंट स्क्विंट अगर डेवलप हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका जो है वो बल्कि डाइवर्जेंट स्क्विंट डेवलप हुआ था कि अगर डाइवर्जेंट हाँ। स्क्विंट डेवलप हुआ है तो वो लेटरल रेक्टस की वजह से होगा। मीडियल रेक्टस का जो है वो मीडियल रेक्टस को सप्लाई करती है ट्रॉक्लियर नर्व, तो ट्रॉक्लियर नर्व का डैमेज होगा और शायद इसीलिए डाइवर्जेंट स्क्विंट हुआ है। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी जाके पूछा तो फिर स्कल के किस फोरामिन में प्रॉब्लम होगा अब आप देखिए, ये और उस सारी फोरामिन नर्व किस फोरामेन से गुज़र रही होती हैं? आपको भी ये पता होना चाहिए ना, कि ये वाली जो नर्व्स हैं, ये मैम सारी कहाँ से गुज़र रही होती हैं? मैम हुँ। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से गुजर रही होती हैं। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि और आपने मेडिसिन की स्पेशलिटी का एग्ज़ाम दिया था, किसका दिया था? मैम जब मैंने अटेम्प्ट दी थी ना, तो मैंने डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का दिया था, लेकिन मुझे कुछ हुँ। टाइम उस अटेम्प्ट में गुजर गया। पर मैं ये बात बता रही हूँ कि बाज़ जी, दफ़ा जी। जो चीज़ें हैं ना, वो जी, जी। आपकी इतनी ज़्यादा मतलब अजीबो-गरीब होती हैं। अब उसमें भी उन्होंने सिर्फ़ ऑर्बिटल फिशर का नहीं पूछा, हुँ। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, उसके बाद मैं परेशान भी रही थी कि ये कहा कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर अगर ये डैमेज हुआ है, तो ये किस लोकेशन में होगा? पिट्रस बोन के किस पार्ट में होगा? लेसर विंग के करीब या ग्रेटर विंग के करीब? अब ये मेरे हुँ। वहमो-गुमान में भी नहीं था। ऑर्बिटल सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर तक तो हम देख लेते हैं। ये देखना कि वो पिट्रस पार्ट ऑफ वो पिट्रस टेम्पोरल बोन के किस पार्ट पे है या किस विंग ऑफ अच्छा, ये स्फिनॉइड के चीज़ें करीब है, ये वो। ना जब मुझे लगता है मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, तो मैंने ये वाली की थी, ये जो चीज़ें हैं ना कि ग्रेटर स्फिनॉइड विंग है, लेसर वाली। तो ये सारी चीज़ें मुझे अभी एग्ज़ैक्टली नहीं याद, लेकिन इतनी डिटेल्स में मतलब सीपीएसपी आपसे पूछता है, ठीक है? मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ था सबका, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में ही हुआ था, ठीक है? तो लेकिन ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मुझे समझ आ गई थी कि मैंने चीज़ें पढ़नी कैसे हैं अब, ठीक है? तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वो सारे क्वेश्चन मैं गूगल से, मतलब मैं बहुत सारी जगह से चीज़ें कंपाइल करके मैंने अपने नोट्स बनाए थे, और वही नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही होती हूँ कि ये चीज़ें हैं, ठीक है? ये ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ एसके 1 टू 17 करें तो सिर्फ इसी बुक में से एमसीक्यूज़ आएँगे। इसके अंदर जितने रिलेटिव टॉपिक्स हैं वो मैं आपसे ग्रुप में 30-30 भी पिक्चर्स कभी शेयर कर देती हूँ, जितनी रेलिवेंट मुझे लग रही होती हैं, ठीक है?
तो एक दफ़ा आपको पेपर पैटर्न पता चल जाता है ना, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग ही मतलब यहाँ तो अब देखें हम पढ़ रहे हैं कि एंटी हाइपरलिपिड ड्रग का साइड इफ़ेक्ट क्या है, जीआईटी डिस्टर्बेंस। अब इतना ईजी एमसीक्यू तो सीपीएसवी कभी भी नहीं देगी, ठीक है। उसने इसी को घुमा फिरा के पहले वो इसी क्वेश्चन को इतना ज़्यादा मोल्ड करेगी, फिर ऑप्शंस को करेगी कि आप अच्छे से कंफ्यूज हो जाएं। सीपीएसवी का एग्ज़ाम का पैटर्न आगे जाके हर एग्ज़ाम में ऐसे ही है, ठीक है। तो यही है कि रिवीजन जब आप बार बार करते हैं ना, तो एक तो टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक के जो रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो भी आपकी उस पर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मुझे तो यही लगता है कि एग्ज़ाम में यही है कि आपकी बार बार रिविजन्स अच्छी हों, तो आपके माइंड में वो चीज़ें जब तक सारी बैठेंगी ना, तभी बेसिक क्लियर होगी, तो तभी आप फिर मुश्किल चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। चलिए आज के एग्ज़ाम को इसे कंटिन्यू करते हैं पेपर को। Dura of the middle cranial fossa is supplied by glossopharyngeal nerve, vagus nerve, trigeminal nerve या ophthalmic nerve। मिडल क्रेनियल फोसा को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है? ट्राइजेमिनल नर्व। पुशिंग रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय raised intracranial pressure, decreased intracranial pressure, increased baroreceptor response, increased fluid overload। Which one of the following is a part of triple screening? अच्छा ये कर लिया, एस्ट्रायोल, एस्ट्रोन या एस्ट्राडायोल या प्रोजेस्ट्रोन, कौन सी होती है ट्रिपल स्क्रीनिंग में? अभी आप लोगों ने बताया था मुझे, ट्रिपल स्क्रीनिंग के अंदर कौन सी होती है? एस्ट्रायोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नर्व सप्लाई ऑफ स्टर्नोक्लियाडोमास्टोइड मसल, कौन सी नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है? एसेसरी नर्व, वेगस नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व या एब्ड्यूसेंट नर्व? एसेसरी नर्व, ठीक है। चलिए आज वाले कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारा हाफ एन आवर तो गुजर चुका है। फर्स्ट एमसीक्यू है द एम्प्लीफिकेशन ऑफ NMYC जीन, ये कौन सा ट्यूमर कॉज करती है? न्यूरोब्लास्टोमा, जो कि चाइल्डहुड का ट्यूमर है। एमसीक्यूज नंबर, पेज नंबर, ठीक है। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ द NMYC, एम किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? सॉरी, जो एन है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? न्यूरोब्लास्टोमा को, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पेल्विक एवल्जन इन इंफीरियर इस्कियल स्पाइन, तो इंफीरियर में क्या होता है? रेक्टस फेमोरस, और अगर पेल्विक एवल्जन होगी इन द सुपीरियर इस्कियल स्पाइन, तो कौन सा मसल डैमेज हो गया? हमने कल भी किया था, सार्टोरियस डैमेज हो जाता है, ठीक है। हाईलाइन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट ग्रेटर देन इंटरकोस्टल ज्वाइंट। द लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम द बिग टो, जो आपका बिग टो होता है उससे कौन सी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है? वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। द फ्रैक्चर ऑफ इस्कियल स्पाइन एंड सैक्रम वुड रिजल्ट इन इंजरी, किसकी इंजरी करवा देती है? रेक्टम की। लॉन्ग हेड ऑफ, क्योंकि बाइसेप का लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस, इसको कौन सप्लाई करी होती है? टीबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व। इन एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम यूरिन के अंदर क्या चीज़ आती है? 17 अल्फा कीटोस्टेरॉइड्स। और वैसे ओवरऑल कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? ये मैंने आपको कल परसों डबल ए में शायद करवाया था, एंडो में। एंजाइम बताएं इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा? वेरी गुड डॉक्टर, हमने ठीक आंसर दिया, 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। बीटा लिम्फोसाइट प्रोड्यूस किस टाइप के सेल बनाते हैं? प्लाज्मा सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनमाइलिनेटेड फाइबर, तो इसमें से अनमाइलिनेटेड फाइबर क्या है? चार्ली फाइबर्स जो हैं ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज इलिसिटेड बाय, कौन सा स्ट्रेच रिफ्लेक्स करता है? गोल्जी टेंडन। अब इसकी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी 3 से 4 बुक्स उठा ली हैं, अब अगर मैं उसके ऊपर ज़्यादा अपना वर्कलोड डालूंगी, 4 से 5 किताबें उसके ऊपर और रख लूँगी, तो मेरे मसल्स एक लेवल तक ही फ्लेक्स हो सकते हैं। उसके बाद मेरा इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा ताकि मैं फर्दर अपने मसल को फ्लेक्स ना कर सकूं। तो वो जो इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स का रिस्पॉन्स है वो कौन प्रोड्यूस करता है? गोल्जी टेंडन ऑर्गन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिंगल नर्व
किसको, कौन से मसल है जिसको सिंगल नर्व सप्लाई करी होती है? टिबियालिस एंटीरियर। प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव मीडियल एंड लेटरल मूवमेंट एट टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट, कौन सा लिगामेंट करवाता है? कोलैटरल लिगामेंट। एन एनीमिक किड वाज सीन विद वर्म क्रॉलिंग आउट ऑफ हिज माउथ, मुंह से उसके कोई कीड़े निकल रहे हैं, वो कौन से होते हैं? एस्केरियासिस। ठीक है, ये क्या करती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। एंटीरियर फोंटेनेले कितनी एज पे क्लोज होता है? 18 टू 24 मंथ्स पे जाके। ठीक है, रिगार्डिंग द ट्रेकियो इसोफिगल फिस्टुला, कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसे सेपरेट कर रहा होता है? लेरेंजियो ट्रेकियल ग्रूव। और ये कितने वीक्स के अंदर जाके बन जाता है लेरेंजियो ट्रेकियल ग्रूव? 4th वीक के अंदर। ये सेपरेट कर देता है रेस्पिरेटरी को डाइजेस्टिव ट्रैक से। विच पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज प्रेजेंट इन द एक्सिला, एक्सिला के अंदर क्या पड़ी होती हैं? कॉर्ड्स पड़ी होती हैं। C1 जिसका दूसरा नाम है एटलस, एटलस वर्टेब्री लेग, इसमें क्या चीज़ नहीं होती? इसमें स्पाइनल प्रोसेस नहीं होता। ए डिजीज कोज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मॉस्किटो, बाइट से कौन सी डिजीज हो जाती है? फ्लेरियासिस। Which one of the following ligament is involved in maintaining the medial longitudinal arch? अब आप जब एनाटमी करेंगे ना तो जो आपका पाँव होता है उसमें 3 आर्चेज होती हैं। पाँव की मीडियल साइड पे क्या होती है? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है। लेटरल साइड पे लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है। तो जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है इसका मेन लिगामेंट कौन सा होता है? कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट। क्यों? क्योंकि इसमें मेन बोन जो है वो कैल्केनियम होती है और जो मेन पिलर होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का वो कौन सी होती है? टेलस होती है। कौन सी बोन होती है इसका जो मेन है? टेलस। ठीक है, इसका पिलर बना रही होती है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का। ठीक है, ये मैंने आपको शायद इसके डिटेल्स की पिक्चर ली हुई है जो ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगी। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का मेन लिगामेंट कौन सा होता है जो सारी बोन्स को अटैच करके रखते हैं? या मेन लिगामेंट है कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट। एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन बना रहा होता है? नॉन पिगमेंटेड सिलरी एपिथेलियम। एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन पिगमेंटेड सिलरी एपिथेलियम। कार्सिनोमा ऑफ द टंग मोस्ट कॉमनली अकर कहाँ पे होता है? लेटरल बॉर्डर ऑफ एंटीरियर 2/3। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फैट के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं? 7 कैलोरीज होती हैं। 7 का ऑप्शन नहीं है तो आप 9 भी चूज कर सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती हैं? 4। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरीज होती हैं? 4। और अल्कोहल के अंदर कितनी होती हैं? 7 होती हैं, या फैट्स में 9 होंगी। ठीक है, द बेयर एरिया ऑफ द लिवर इज लिमिटेड बाय, बेयर एरिया कौन सा होता है जिसे पेरिटोनियम कवर नहीं करती? उसे क्या कहते हैं? कोरोनरी लिगामेंट। ए पेशेंट्स इंटेस्टाइन डज नॉट गेट्स बैक टू द एब्डोमेन, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ओम्फेलोसील, जो कि बच्चों के अंदर डिफेक्ट होता है, एब्डोमिनल डिफेक्ट होता है एट बर्थ। गॉबलेट सेल्स इन ए रेस्पिरेटरी म्यूकोजा कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं? ब्रोंकाई तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? क्लारा सेल्स होते हैं। ए पेशेंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन वुड आल्सो हैव, उसमें क्या हो जाएगी? कोर पल्मोनेल डेवलप होगा। ठीक है, और जब सारा ब्लड बैक आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर तो राइट वेंट्रिकल को वही ज़्यादा वर्कलोड ज़्यादा करना पड़ेगा जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, लार्जेस्ट डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? वेना कैवा एंड पल्मोनरी वेन्स के अंदर। डीप स्लीप इज करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज वस्कुलर टोन, जब आप सोते हैं तो आपकी वस्कुलर टोन डिक्रीज हो जाती है डीप स्लीप में। व्हाट विल बी मैम ये शॉर्ट? मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये स्लीप की जो फेजेस है ना, स्टेजेस ऑफ स्लीप, इनसे भी रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज है। बहुत सारे वो वाली एमसीक्यूज आते हैं। फेजेस जब आपकी आईज ओपन हो और हम्म, वेकफुलनेस हो, तो वो वाली आइस फेजेस जब आपकी क्लोज्ड आइस है, आईज क्लोज्ड है बट स्टिल यू अवेक। तो हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाली। अभी आप लोग सब अलर्ट हैं, कॉन्शियस हैं, आप सबकी आइज ओपन है, तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होंगी? बीटा नहीं होंगी,
अल्फा तब होंगी जब आप बीटा ही होंगी, बीटा होंगी ना। बीटा। अल्फा तब होंगी जैसे अभी मैं 11 बजे लेक्चर एंड करूँगी और आप लोग रेस्ट करने के लिए ना अपनी आइज़ बंद कर लेंगे कि चलो ठीक है हमने आज सेक्शन 2 कंप्लीट कर लिया है, या आप सो जाएंगे लेक्चर के बाद, ठीक है। तो अवेक बट आई क्लोज्ड, तो वो क्या होंगी, अल्फा होंगी। लेकिन अभी आप सब अलर्ट कॉन्शियस हैं और फोकस कर रहे हैं, तो कौन सी वेव होंगी, बीटा वेव्स होंगी। स्ट्रेस के अंदर जो प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी होती हैं, स्ट्रेस ड्यूरिंग स्ट्रेस थीटा, या आप ऐसे याद कर लें कि जो थीटे बच्चे होते हैं वो स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। और आई थिंक डीप स्लीप के अंदर डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ये 4-5 MCQs ही आते हैं इसके। इसका भी आई थिंक मैंने आपको टेबल की पिक्चर ली हुई है, जब आप CNS करेंगे ना उसके अंदर रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप, इसके न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर हार्मोन कौन से हैं, किस किस एक एक चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, डबल ए के जो पल्स पॉइंट है ना वो ओवरऑल, ये मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। मैं आपको सही बताऊँ ना, मैंने सारी रिविजन्स तो एक तरफ हैं, एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले मैंने आई थिंक डबल ए के जो पल्स पॉइंट है ना वो 2 to 3 टाइम्स लास्ट वीक में रिवाइज़ किए थे अच्छे से, और रफ़ी एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर ली थी। एसके सारी मैंने पेपर से एक दिन पहले मैंने अपनी सारी एसके के मेडिसिन के पेपर रिवाइज़ किए थे। पेपर से एक महीना पहले तो चलो आप सब लोग करते हैं, लेकिन आपकी रिविजन्स इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आखिरी जो एक हफ़्ता होता है ना उसमें आपने वो सारी चीज़ें बार बार रिवाइज़ करनी है, ठीक है, ताकि जो चीज़ें एटलीस्ट रिपीटेड हैं। हाँ जी, मैंने फेब वाला दिया था, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करने से भी आपकी होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट तो यही होता है कि जब तक एक एग्ज़ाम, कोई भी मेरा एग्ज़ाम है, जब तक वो क्लियर नहीं होता तो एटलीस्ट आप उसके लिए अपनी डेली एफ़र्ट्स करते रहो, ठीक है। कोई भी चीज़ आपका ये गोल्डन रूल है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए बस कंसिस्टेंट हो जाओ उसके अंदर, ठीक है। मतलब आपने डेली वो चीज़ करनी है, डेली वो चीज़ करनी है, फिर आप खुद ही उसके अंदर आपको वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी जो और काम आप मैम डेली करते हैं। थोड़ा-सा ना मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस तरीके से आप ये बता रहे हो ना, हम्म। अल्टीमेटली ना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी चीज़ से भी स्टिक होके ना, यहाँ पे रिविजन्स मैटर करती हैं। आपने कितनी अच्छी एग्जैक्टली। त कित आप एक छोटी से छोटी चीज़ को भी कितना रिवाइज़ कर पाते हो। मतलब हम्म। ये हर पर्सन के लिए अलग है, कोई फर्स्ट एड पढ़ता है, कोई बहुत छोटी चीज़ को भी लोगों ने तो डबल ए जस्ट पढ़ के भी क्रैक किया हुआ है। अब मुझे लगता है अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को पढ़ते कितनी दफ़ा ज़्यादा हो। एग्जैक्टली, तो वही चीज़ है ना कि आप, अब मैं भी मतलब नॉर्मल ही मेरा होता है, मैं कोई बहुत अच्छी फास्ट लर्नर नहीं हूँ, ठीक है। मैंने भी स्लोली स्लोली सारी चीज़ें बहुत टाइम लगा के सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। लेकिन ये कि जब आप अपना एक गोल सेट कर लेते हो ना कि मैंने अगर ये कोई भी फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम है, मैंने ये करना है, ठीक है, तो बस आप उसके पीछे लग जाओ कि मैंने ये किसी ना किसी तरह ये एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। यही इसका रूल है कि आप करते रहोगे, फिर अल्टीमेटली आप अपने फेलियर से सीखते हो कि यार यहाँ मेरी ये वाली चीज़ कमी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर आपने वो चीज़ अपनी ओवरकम करते जाना है, फिर ओवरकम करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आप उस चीज़ में बेस्ट हो जाते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपने डेली अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, ऐसा ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बस गिव अप नहीं करना किसी भी चीज़ पे। चलिए आप कंटिन्यू करते हैं। व्हाट विल बी शोन ऑन द इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ऑफ एन एनेस्थेटिक पेशेंट, ठीक है। तो जो एनेस्थेटिक पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर लो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। वाई आर TB ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेड इन कॉम्बिनेशन, ताकि उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो, ठीक है। पेंक्रियाटिक एंजाइम डेफिशिएंसी वुड रिजल्ट इन, अगर पेंक्रियाज के एंजाइम या पेंक्रियाटेक्टमी हो जाएगी, सर्जिकली हम इसे रिमूव कर देंगे, तो ट्राइसाइक्लिसराइड्स है उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्या डिवेलप हो जाता है, स्टीरोरिया डिवेलप हो जाते हैं। मेरे स्पेलिंग सही टाइप नहीं होते, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इन ओवोल्यूशन, ओवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, फर्निंग हो जाती है सर्विक्स की। टम्बलिंग मोटिलिटी अकर इन कोकोबैसिलस बैक्टीरिया, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जिसकी टम्बलिंग मूवमेंट होती है, लिस्टेरिया। एनुलर एनुलर पेंक्रियाज किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रल बर्ड फेल्स टू रोटेट। 65 years old type
65 ईयर्स ओल्ड मेल है, टाइप 2 डायबिटीज़ है और क्रॉनिक रीनल फेलियर है, ऑन डायलिसिस ही डेवलप चेस्ट इन्फेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड इन हिम। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन सी दे सकते हैं, अजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं ऑप्शन में। अगर ये नहीं है देन आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं। हाँ जी, इसमें फर्निंग ऑफ सर्विक्स पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ओवुलेशन का मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है। Exogenous pyrogens stimulate the production of cytokine. What is the role of cytokine in the eventful production of fever? तो fever में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की synthesis increase stimulate हो जाती है। Which one of the following structure do the cervical vertebrae में क्या चीज़ नहीं होती, lateral horn नहीं होते। ठीक है, A slide of a tissue taken from the oral cavity. Oral cavity से आपने एक slide ली है जिसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर एसिनाए हैं एंड डक्ट्स हैं। विच स्ट्रक्चर इज इट? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है ओरल कैविटी का जिसमें एसिनाए भी हैं और डक्ट्स भी हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूट्स द यूक्रोमेटिन्स? तो यूक्रोमेटिन्स जो हैं इसके अंदर स्टेन होते हैं विद डेंसली विद बेसोफिलिक डाई, ब्लू कलर के होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ए डॉक्टर इन हिज क्लिनिकल और हॉस्पिटल कैन प्रैक्टिस एन इफेक्टिव मैनेजमेंट बाय गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन skills. A 48 years old woman present with fever from 3 days. She also complained about urinary frequency beside flank pain. The white blood cell का count 35,000 है, मतलब raised है। अब आप next क्या करवाएंगे, complete urine examination करवा लेंगे, साथ blood culture करवा लेंगे। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट के अंदर किस किस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर होता है, मॉडिफाइड कार्डिक टिश्यूज होते हैं इसके अंदर। हाइपोनेट्रीमिया में क्यों होता है, जब ओवर हाइड्रेशन हो जाती है या इंक्रीज्ड लेवल ऑफ वाटर आएगा तो वाटर ज़्यादा हो जाएगा और सोडियम की वैल्यू कम हो जाएगी तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। हाइपर वोलीमिया होगा कि जो वॉल्यूम है वाटर का वो इंक्रीज हो गया और हाइपोनेट्रीमिया हो गया। ए पेशेंट प्रेजेंट विद नर्व डेफनेस इन 1 ईयर। अब एक कान के अंदर उसे नर्व डेफनेस हो गई है, तो ये कौन सी नर्व डेफनेस है? पहले तो क्वेश्चन में आप इसको थोड़ा सा वो करें, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आएगा ना। ए पर्सन प्रेजेंट विद नर्व डेफनेस इन 1 ईयर यूनिलैटरल। ठीक है, तो अब इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट है। वो कहते हैं कि हाई साउंड इन द नॉर्मल ईयर। अब जाहिर है एक नर्व है मेरी, अगर एक कान की नर्व सप्लाई कट कर दी जाए तो मुझे उसमें सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। और जबकि मेरा लेफ़्ट साइड का जो कान है उसकी मेरी नर्व सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है तो मुझे उसमें साउंड थोड़ी सी ज़्यादा ही सुनाई देगी। ठीक है, हाई साउंड इन द नॉर्मल ईयर एंड डिक्रीज या नो साउंड इन द डिफेक्टिव ईयर या जिसकी नर्व सप्लाई लॉस हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बीटा। ए डायबिटिक पेशेंट विद पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव प्रेजेंट विद बायलैटरल पीडल एडिमा, ड्रग्स दैट आल्टर द ग्लाइसेमिक कंट्रोल। कौन सी ड्रग होती है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ए पेशेंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अलोंग विद पल्मोनरी एडिमा, ऑन ऑस्कल्टेशन ही हैड डायस्टोलिक मर्मर। तो डायस्टोलिक मर्मर किसके अंदर आता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर। द न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो पेन में कौन सा होता है, एस फॉर स्लो, एस फॉर सब्सटेंस पी। ठीक है, C5 and C6 root of brachial plexus are damaged. The weakness would result in किस मसल की वीकनेस आ जाएगी, इंफ्रास्पाइनेटस। बोन स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किस पे डिपेंड करती है, बोन मैट्रिक्स पे और मिनरल रेशियो के ऊपर। नेक्स्ट MCQs में आपने इसका डायग्नोसिस बताना है, मैंने आपको बहुत दफ़ा करवाया हुआ है। ए पेशेंट प्रेजेंट विद रूमाटाइड आर्थराइटिस विद CCP being raised NA negative है, there is a precursor protein which stain red on the Congo stain. कॉन्गो स्टेन के अंदर रेड कौन सी आती है, अमाइलाइडोसिस। वेरी गुड, अमाइलोडोसिस आती है। ठीक है, तो सीरम अमाइलाइड एसोसिएटेड प्रोटीन करवाएंगे आप। ब्लॉकेज ऑफ एजाइगस वेन इन एओर्टिक ओपनिंग ऑन डायफ्राम, तो रिजल्ट पूलिंग कहाँ पे हो जाएगी, राइट असेंडिंग लंबर एंड सबकोस्टल वेन के अंदर। कहते हैं कि स्ट्रोंशियम 90 किसका मार्कर है, ऑस्टियोसार्कोमा का। ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या मतलब है कि 50% मेल अफेक्टेड होंगे, 50% फीमेल्स अफेक्टेड होंगी।
An experiment was carried out on an animal. Its ventromedial nucleus of the hypothalamus was destroyed. अगर मैंने बात की थी कि अगर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो पेशेंट कैसा होगा, ओबीस हो जाएगा, और अगर लेटरल न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो पेशेंट लीन होगा, एल फॉर लेटरल, एल फॉर लीन। अगर लेटरल वाला न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा हाइपोथैलेमस का तो पेशेंट बहुत पतला हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। Low level of cholesterol in premenopausal women and protection from thromboembolism is done by एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। A slide was study for infection and oxidative burst was seen. It किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जनरेशन ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। द इनिशियल स्ट्रक्चर, लंग्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या नजर आता है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द राइट अपर लोब। वट इज ट्रू अबाउट ए न्यू बॉर्न, तो न्यू बॉर्न के अंदर सी शेप वर्टेब्रल कॉलम होता है, सी शेप वर्टेब्रल कॉलम। फीचर ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर कॉज इंजरी, किस आर्टरी की इंजरी हो जाती है, लेसर ट्रोकेंटर के साथ कौन सा मसल अटैच होता है, सॉस मसल। डेली रिक्वायरमेंट फीमेल्स के अंदर कितनी होती है, 2 ग्राम्स होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी रिपीटेड है कि 7 मंथ जब प्रेग्नेंट लेडी है, आईटीपी की है, ठीक है, अगर उसे प्लेटलेट्स उसके 50,000 पे आ गए हैं और स्टीरॉयड की पहले ही ऑलरेडी वो फुल डोज ले रही है, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करवाएंगे, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देंगे उसे। ठीक है, क्योंकि अब वो 7 मंथ उसका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो अब आप स्प्लीनेक्टमी तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देंगे, उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का वेट करेंगे, देन आप बाद में स्प्लीनेक्टमी प्लान कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन कार्डिक एबनॉर्मेलिटी कौन सी होती है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। 2 ग्राम प्रेगनेंसी में ही था। ठीक है, और डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट आयरन का ही आता है आई थिंक, कि फीमेल्स के अंदर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट 2 ग्राम वाला एमसीक्यूज आता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सवियर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फल्सीपेरम मलेरिया, तो कौन सी होती है, आर्टिमेसिनिन दे सकते हैं। पैरासिम्पथेटिक सप्लाई टू द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड इज फ्रॉम, कहाँ से होती है, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से। द ट्रांसमिशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अकर वाया इंसाइसिव फोरामेन, इसमें से क्या गुजरी होती है, नेजोपैलाटाइन नर्व। ए डैमेज अकर टू द फोरामेन ओवेल, एज ए रिजल्ट द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इट हैव सफर्ड लीजन टू। वट विल बी द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, उसका लोअर 1/3 ऑफ द फेस अफेक्टेड होगा। ए रीनल डिजीज विद कंटिन्यूस एलिवेटेड लेवल ऑफ रेनिन, किस में आता है, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर। द नर्व सप्लाई टू द ग्रेसिलस मसल की नर्व सप्लाई कहाँ से आती है, ऑब्चुरेटेड नर्व से। ए लेडी इज न लेबर के अंदर कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, शी हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीटोसिन बट शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट। द रीज़न लाइज इन द फैक्ट ऑफ, क्यों, क्योंकि अभी तक मायोमीट्रियम जो है वो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को, उसमें ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुए, मतलब डिक्रीज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द पीएच ऑफ ए यूरिन कांट बी लोअर्ड बिलो 5.4 इवन आफ्टर गिविंग बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स देने के बाद भी उसकी पीएच कम नहीं हो रही, तो इसमें कौन सा डिफेक्ट है, RTA1। अच्छा, RTA1 ये बताएं कि नेफ्रॉन के अंदर किस लेवल के अंदर डिफेक्ट आता है, PCT, वेरी गुड। ठीक है, और हाइपोकैलीमिया किसके अंदर आता है, आई थिंक सब में 2 में हाइपोकैलीमिया आता है, एक में हाइपरकैलीमिया आता है, तो हाइपरकैलीमिया किसके अंदर आता है, हाइपरकैलीमिया। मैम सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। अच्छा, जो रीनल आर्टरी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है, 2 टाइप्स ऐसे हैं जिसमें हाइपोकैलीमिया होता है, यानी कि बॉडी से निकल जाता है, और एक टाइप ऐसी है जिसके अंदर टाइप 1 के अंदर हाइपरकैलीमिया होता है। इसमें ना हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म हो जाती है, टाइप वो भी तो मैम होती नहीं है कोई। आरटीए की
रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की 3 टाइप्स होती हैं। हाँ, ये भी 1, ना 2 वैसे और पढ़ा 4 था, होता है ना? लेकिन अब रिवाइज करना पड़ेगा, इतना वॉलेटाइल होता है। एक टाइप में तो बायकार्ब का लॉस होता है। हुँ। और ये मैम मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी ग्रुप पे थोड़ी देर तक पढ़ के। अच्छी बात है कि ये उम, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। मैंने ना इसकी पिक्चर्स ली हुई हैं, मुझे याद था, मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर डिफेक्ट आता है कोलेक्टिन ट्यूब्यूल्स के लेवल के ऊपर या कोलेक्टिन डक्ट्स के ऊपर, क्योंकि अल्डोस्टेरोन हाइपोअल्डोस्टेरोनिज़्म डेवलप हो जाती है जिन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा एनसिड्स लेते हैं, डायबिटिक होते हैं। तो अल्डोस्टेरोन का लेवल इतना कम हो जाता है कि वो पोटाशियम को एक्सक्रीट बॉडी से नहीं कर पाती, ठीक है? तो पोटाशियम का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, वो हाइपरकैलेमिया करवा देता है। आई थिंक ये टाइप 4 के अंदर आता है, ठीक है? फर्दर मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है? लेकिन मैंने आपको मेन इसका बता दिया कि इसमें क्या-क्या होता है। द लीजन इन द लेफ्ट प्री-सेंट्रल गायरस वुड रिजल्ट इन, तो लेफ्ट साइड का ना तो राइट साइड का हेमीप्लीजिया हो जाएगा। द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीट एट द कॉर्डल एंड एट क्लोइकल मेम्ब्रेन के ऊपर ज्वाइन कर रहे होते हैं। ए पेशेंट हैड ए कार एक्सीडेंट, टाइप 4 के अंदर ही है ना, मैंने आपको ठीक बताया है। टाइप 4 के अंदर हाइपरकैलेमिया होगा, इसकी कॉज क्या है? हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म डायबिटिक पेशेंट के अंदर होती है, ठीक है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाएगी या कोई ड्रग्स ले रहा है वो। ऐसे ही है ना, मुझे भी काफ़ी टाइम ही हो गया रिवाइज किए, बस बेसिक याद है मुझे। पिक्चर मेमोरी मेरे माइंड में आ रही है, एग्जैक्ट मुझे 4 ही है बल्कि। ए पेशेंट हैड ए लेकिन मैम माशाल्लाह आपको हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म। याद तो है ना, हमने तो 1 वीक पहले नेफ्रो पढ़ी है, मतलब 1 और 2 वीक्स पहले। लेकिन अब जब आपने पूछा है तो मुझे फील हो रहा है कि बिल्कुल भी याद नहीं। अब इसका क्या करें? इसकी रिविजन्स करें। मैंने भी बहुत ज़्यादा मंथ्स की प्रिपरेशन और अभी भी मैं कंटिन्यूसली फर्स्ट एड भी पढ़ती रहती हूँ साथ-साथ। जैसे मैं आप लोगों को डबल ए करवाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फर्स्ट एड भी साथ-साथ खुद भी एक दफ़ा रीड कर लूँ, आप लोगों को भी करवाती रहूँ, क्योंकि फर्स्ट एड ना बेसिक है। जब तक आपके कोई भी आपने अब्रॉड के एग्ज़ाम देने हैं, पाकिस्तान के एग्ज़ाम देने हैं या फर्दर आगे भी आपने कुछ भी करना है, जब तक आपके फर्स्ट एड के बेसिक सिस्टम क्लियर होंगे ना, फिर आप उसकी बेस के ऊपर आगे आप फर्दर मतलब कर सकते हैं, ठीक है? मेडिसिन में तो सारे सिस्टम्स ही हैं वैसे, ठीक है? रेडियोलॉजी में मुझे आइडिया नहीं है कि फर्दर आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। A patient had a car accident. Which mechanism will be responsible for restoring his mean arterial pressure? तो mean arterial pressure के लिए क्या होता है? Baroreceptor reflex mechanism. The splitting of S2 occur. इसमें क्या आता है? Pulmonary valve थोड़ा सा late close होता है और aortic valve थोड़ा सा पहले close हो जाता है। What is the change that occur at 36 week of pregnancy में क्या हो जाता है? FRC decrease हो जाता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। व्हाट टेक प्लेस इन द न्यूरोजेनिक शॉक? न्यूरोजेनिक शॉक में क्या हो जाता है? डिक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या कॉज करता है? फ्लैसिड रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस कॉज कर देता है। अबाउट एड्रिनल ग्लैंड, जो लेफ्ट एड्रिनल वेन होती है वो किसके अंदर ड्रेन करती है? रीनल वेन के अंदर, ठीक है? ए ग्रुप ऑफ पीपल डिवाइडेड इन ए ग्रुप एंड वर रैंडमली गिवन ए ड्रग, तो आप रैंडमली दे रहे हैं ना, तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है? ग्रुप्स के आगे सब ग्रुप्स बन रहे हैं तो ये स्ट्रेटिफाइड आ जाएगी, सिंपल नहीं आएगी। ए ग्रुप ऑफ पीपल डिवाइडेड इन ए ग्रुप एंड वर रैंडमली गिवन ए ड्रग, तो ये स्ट्रेटिफाइड आ जाएगा। आपने रैंडमली दे दिया है ना, ठीक है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ए पेशेंट प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विद पेन, देयर वाज रस्टलिंग साउंड, तो रस्टलिंग साउंड किसके अंदर आती है? पेरिकार्डाइटिस के अंदर। इसके अंदर अब हमने कौन कौन सी चीज़ की थी? पीआर के अंदर क्या होता है? पीआर डिप्रेशन हो रहा था ईसीजी के अंदर, ठीक है? और क्या आता है? चेस्ट के अंदर पेन होती है, फीवर के साथ अक्सर प्रेजेंट करता है मायोकार्डाइटिस, और रस्टलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, पेरिकार्डियम का सिनेरियो ऐसे आता है, ठीक है? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इन्फिनिटी होती है। एम्फाइसीमा के अंदर आप एयर एंट्री डिक्रीज एयर एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड एंड ट्रेकिया इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। अगर ट्रेकिया भी लेफ्ट की तरफ चला गया तो इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे। रेनिन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय, अगर बॉडी के अंदर हाइपोकेलीमिया हो जाए, हाइपोकेलीमिया और ओवरऑल भी हाइपोवोल्मिया हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, तो रेनिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाएगी।
मॉर्फोलॉजिकल और अगर हाइपरकैलेमिया है तो वो किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा? हाइपरकैलेमिया, मैम आल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन। ठीक है, वेरी गुड, आल्डोस्टेरोन को करेगा। वो क्या करेगा? अच्छा मैम, मैंने सोडियम आपसे को। क्वेश्चन पूछना है प्लीज। जी जी। मैडम ये जो जितना पढ़ा है कि अभी सर के लेक्चर्स में भी कि रैनन का तो प्रिंसिपल स्टिमुलस अगर हम देखें तो वो तो ये है ना कि हाँ। रीनल परफ्यूजन प्रेशर कम है तो वो जेजी हम्म सेल्स के जरिए रैनन की सिक्रीशन होगी, या फिर अगर मैक्यूला डेंसा को सोडियम की डिलीवरी कम है हम्म तब। तो ठीक ये बता रही हूँ। हाइपोकलीमिया भी एक हाइपोकैलेमिया नहीं स्टिमुलस दिया है हुआ, उसके लिए। नहीं दिया हुआ वैसे, ठीक है। लेकिन इन रेलिवेंट ऑप्शन के अंदर ना यही इसका आंसर ठीक बनता है। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के साथ। तो जो इंक्रीज अगर हम अल्फा ऑप्शन को चूज करें तो वो रेनिन को सिक्रेट नहीं करता, फिर इन्हें आल्डोस्टेरोन करना चाहिए था अगर हम अल्फा ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हाइपरकैलेमिया अल्फा ऑप्शन की बात करेंगे फिर हमारे पास आल्डोस्टेरोन आना चाहिए, ठीक है। ए तब होना चाहिए। हाइपरकैलेमिया जो है, पोटाशियम जो है वो रेनिन को सिक्रेट तो नहीं करेगा, वो आल्डोस्टेरोन को सिर्फ सिक्रेट करेगा। रेनिन और आल्डोस्टेरोन दोनों अलग अलग और चीजें हैं ना। आल्डोस्टिरोन का जहाँ तक ताल्लुक है ना, हाँ हाँ। रास एक तरीका कार ज़रूर है, एक मैकेनिज्म ज़रूर है, लेकिन हाई पोटेशियम सबसे पोटेंट स्टिमुलस है उसकी डायरेक्ट सिक्रीशन के लिए हाँ जी। एल्डोस्टेरोन की। हाँ जी, और ये क्या करता है, सोडियम को डीसीटी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। बस आपने मेन याद रखना है, ठीक है। इसके बाकी ऑप्शंस कोई बहुत अच्छे दिए नहीं हुए। इंक्रीज कैल्शियम ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, इंक्रीज पोटाशियम तो आल्डोस्टेरोन का आएगा, और हाइपोक्सिया का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो डिक्रीज पोटाशियम आप कह सकते हैं। डिक्रीज पोटाशियम एक और रीज़न भी है कि अगर पोटाशियम कम है, किस किस कंडीशन के अंदर पोटाशियम कम है, कोई हाइपोवोल्मिया हो गया बॉडी मैम से, वॉमिटिंग की ये वजह मुझे से, याद आया, डायरिया की ये वजह भी एक से। ये हाँ, मुझे याद है ये मेडिसिन के ग्रुप में भी डिस्कस हुआ था। तो उसमें यही बात हो रही थी कि मेजॉरिटी कंडीशंस जो पोटेशियम की डिक्रीज़ हम्म की होती है ना, वो डायरिया हो या हाँ, कोई भी वो हो, हाइपोवोल्मिया कॉज आपको कर रही मेडिसिन हैं। में हाँ, हाँ, और दैट विल इन टर्न लीड टू दैट, क्योंकि हाँ, इस स्टेम के अकॉर्डिंगली यही ऑप्शन है यही हाइपोकलीमिया बनता के है, लिए सर। ठीक है। तो जैसे वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग अंदर सारा जो पोटाशियम होता है और सारे जो बाकी आपके आइंस होते हैं वो बॉडी से लॉस हो जाते हैं ना। तो हाइपोवोल्मिया की कंडीशन के अंदर भी वो रेनिन तो सिक्रीट होगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन क्रोनिक हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है, पेरिफेरल नेक्रोसिस के साथ फाइब्रोसिस हो जाता है। व्हाट आर द इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सार्कोइडोसिस में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन हो जाती है। रूट वैल्यू ऑफ एंसा सर्वाइकलिस की क्या होती है, हाइपोग्लॉसल नर्व जो कि एक 12th क्रेनियल नर्व है, साथ C1 C2 एंड C3। द आउटर मोस्ट रेटिना की लेयर सबसे बाहर वाली कौन सी होती है, पिगमेंटेड एपिथेलियम। मेटास्टेसिस किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है, लॉस ऑफ ई कैडहेरिन। मेटास्टेसिस के अंदर ई एडहेरिन लॉस हो जाती है। पिट्यूटरी एडिनोमा किस बोन को इन्वेट करता है, स्फीनोइड बोन को। इस तरह के छोटे छोटे भी एग्जाम में आ जाते हैं। ए फाइन टच एंड स्किल्ड मूवमेंट, तो स्किल्ड मूवमेंट कौन से ट्रैक में करते हैं, जैसे एक आर्टिस्ट है वो एक पेंटिंग कर रहा है या वो बहुत फाइन सा टच कर रहा है, उसके स्किल्ड मूवमेंट्स है, तो वो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है। फंक्शन ऑफ पैक्सिनियन कॉर्पसल्स या हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 512 हर्ट्ज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ अदर ड्रग्स, तो सोडियम वेल्पोरेट जो कि हमने बात की थी कल, P450 इनहिबिटर्स हैं। लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई टू द आइज रिजल्ट इन मायोसिस, तो सिंपैथेटिक सप्लाई क्या कर रही होती है, माइड्रेसिस कॉज कर रही होती है। क्या कॉज करवाती है, सिंपैथेटिक सप्लाई क्या करवाती है, माइड्रेसिस। तो जब सिंपैथेटिक सप्लाई लॉस हो जाएगी तो आइज के अंदर क्या हो जाएगा, मायोसिस हो जाएगी, ठीक है। और मायोसिस नॉर्मली कौन सी नर्व करवा रही होती है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। मैम ठीक है, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक ठीक बता सप्लाई रही और ये थर्ड नर्व। हाँ। और अगर सिंपैथेटिक सप्लाई लॉस हो जाए तो इस सिंड्रोम का क्या नाम है, मैम हॉर्नर हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम। Sensory supply to the eye is lost and jaw movement are intact. Which one of the following has undergone lesion? तो इसमें sensory nucleus of trigeminal nerve loss हो गया क्योंकि ये आइज के अंदर कोर्निया को सप्लाई कर रही होती है।
बस लास्ट पेज है आज का। पल्मोनरी एडिमा एट द बेस ऑफ लंग, लंग के अंदर ज़्यादा क्यों होता है एट बेस के ऊपर? क्योंकि वहाँ परफ्यूजन अच्छी होती है। इंक्रीज इंट्रावस्कुलर प्रेशर। लिपोप्रोटीन आर टेकन अप इन द सेल किस फॉर्म में होती है? काइलोमाइक्रोन्स। ए पेशेंट प्रेजेंट विद कफ चेस्ट एक्सरे was advised on x-ray there was apical nodules and opacities along with air fluid levels. Which organism causes this? तो जब भी इसमें आपने मेन बात क्या याद रखनी है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। जब भी एयर फ्लूइड के लेवल्स आ रहे हो एक्सरे के अंदर तो वो कौन सा होता है? लंग अब्सेस होता है कोज्ड बाय स्टेफ ओरियस। द कैल्केरियन सर्कस इज इन्वॉल्व इन किस सेंसेशन में इन्वॉल्व होता है? विजुअल सेंसेशन में। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर ईसीजी के अंदर क्यूटी प्रोलोंगेशन होता है और हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ पैंक्रियाटिक अल्फा बीटा एंड डेल्टा चेन कहाँ से बन रही होती है? एंडोडर्म से। ये भी मैंने आपको पिक्चर सेंड की थी, इसमें 1 से 2 एमसीक्यूज आ जाते हैं कि इसके डेरिवेटिव दिए होते हैं, या तो उसने एंडोडर्म के डेरिवेटिव पूछे होंगे, मीजोडर्म की या एक्टोडर्म के। ग्रेस्प रिफ्लेक्स इन बेबीज प्रेजेंट कितने टाइम तक प्रेजेंट होता है? 6 पोस्ट नेटल मंथ तक। द पीएच लेवल दैट डिक्रीजेज अपॉन द 10 mmHg। तो कहते हैं कि अगर 10 मिली mmHg कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज करे तो कितनी पीएच डिक्रीज होती है? 1 के 0.08 तक या 1 तक। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मिलाइटस क्या कॉज करवाती है? ड्राई गैंग्रीन कॉज करवा देगी, और अगर डायबिटिक फुट है तो वो क्या करेगी? वेट गैंग्रीन कॉज करवाएगी। द abscess along with boils is mainly composed of dead neutrophils. An analgesic that has bronchodilator effect कौन सी होती है? कीटामिन। ठीक है। और जो पोस्ट ऑफ एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उसे हम क्या देते हैं? पैथिडीन। अल्नर नर्व किसको सप्लाई करी होती है? मीडियल 1/3 ऑफ द पाम एंड डोर्सल हैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनिन फॉर कॉम्बैटिंग द एक्यूट इन्फेक्शन कौन से होते हैं? एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी एंड C3P। अच्छा, अब इसमें ना एग्जाम में पेपर 1 के अंदर आपके इम्यूनिटी के अंदर से कोई 10 MCQs आते हैं, 10 to 15 MCQs। तो वो फर्स्ट एड के अंदर ऑलमोस्ट 20 पेजेस हैं। अभी आई थिंक 6 सितंबर की सबको ऑफ होगा, तो आपने अपनी इम्यूनिटी अच्छे से फर्स्ट एड से कर लेनी है, 7 AA के MCQs कर लेने हैं। ठीक है। मैम एक एमसीक्यू प्रीवियसली ये भी था कि आइस को कौन से सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं जो डायलेट करवाते हैं? अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं आइस पे, काइंडली ये कंफर्म कीजिएगा। प्यूपिल्स के अंदर जो होते हैं ना वो अल्फा 1 होते हैं, जो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवा रहे होते हैं। ठीक है। प्यूपिल्स के अंदर कौन से होते हैं? अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, और वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है उनकी। ठीक है। और ये वे आर्टरीज के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन सारी करवा रहे होते हैं, वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये मैंने आपको सारा ना इसकी भी पिक्चर सेंड की हुई है ग्रुप में, मैं आपको दोबारा भेज देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे रिसेप्टर्स का सारे ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या फंक्शन है। फिर जो बीटा 1 है वो हार्ट के अंदर कार्डिक एक्सीलरेटर होता है। बीटा 2 क्या करती है? ब्रोंको डायलेशन करवाती है। और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाता है? किसी को याद है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन? मैम बीटा 1। बीटा वन तो हार्ट के ऊपर होता है ना, कार्डिक एक्सेलरेशन करवाएगा बीटा 1। चलिए फर्दर मैं आपको पिक्चर ना दोबारा शेयर कर दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर लेवल के ऊपर जाके ना ये वाले रिसेप्टर वाले MCQs और तो जान मैम छोड़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली मैंने देखा, जस्ट शेयरिंग फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि लंग्स को कौन सी सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, मतलब T1 to T4, और इस तरीके से ये लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इनकी लेवल्स एक पूरी डायग्राम बनी हुई है। तो इसकी डायग्राम कहाँ पे बनी हुई है ये? मुझे ना, मैंने एक डायग्राम देखी है, शायद गूगल इमेज ही देखा है, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं ना वो हाँ। डायग्राम देखती हूँ कि मैंने कहाँ पे देखी है, उसमें ना लेवल्स है, या शायद मैंने कोई प्रीवियस लेक्चर सुना था, तो मैं वो ना एक पिक्चर लेके शेयर कर दूंगी। या अगर रफी में मुझे लगता है ये GIT के अंदर बनी हुई है, फर्स्ट एड के अंदर। उसका जो नर्व्स वाला नर्व इनर्वेशन है ना उसकी GIT के अंदर, रफ़ी में भी शायद दिया हो। रफ़ी में भी टेबल्स काफ़ी बने हुए हैं। इसी में ये सारी चीज
चीज़ें भी कवर हो जाती हैं, जैसे स्फिंक्टर्स हैं, जैसे मतलब यूरिनेशन किस तरह होती है, डेफिकेशन किस तरह होती है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस होते हैं कि ये ये बहुत आते रिफ्लेक्सेस हैं। किस तरह से होते हैं, कौन सी चीज़ें रिटेन करती हैं इनको, कौन सी चीज़ों में स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रा डिटेल में ये करनी सारी चाहिए। आती हैं, ऐसी है। अब सारी जो जीआईटी है उसके अंदर क्या होगा, पैरासिम्पथेटिक जीआईटी को एक्टिवेट कर रही होती है और सिंपथेटिक उसे इनहिबिट कर रही होती है। हार्ट के अंदर क्या होता है कि सिंपथेटिक हार्ट को स्टिमुलेट कर रही होती है और पैरासिम्पथेटिक इनहिबिट कर रही होती है। और सारे जीआईटी की नर्व कौन सी होती है, वेगस नर्व होती है। तो मेन आपके नर्व सारे अच्छी से आने चाहिए, वेन्स, आर्टरीज, और उसके जो फर्दर रिलेशन है स्फिंक्टर्स वाले की ही वाली मेन चीज़ें आपको डिटेल्स में पूछेंगे फिर, ठीक है। ये रफ़ी के अंदर चीज़ें आप साथ साथ करते जाएंगे ना रफ़ी, तो ये चीज़ें आपकी अच्छे से होती जाएंगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेन मीडिएटर इन इन्फ्लेमेशन। तो ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर वो पूछता कि इनिशिएटर कौन है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होता, इनिशिएटर ऑफ द पेन। इनिशिएटर में कौन सा आ जाना था, ऑप्शन चार्ली। हिस्टामिन जो है वो इनिशिएटर होता है। सेल स्वेलिंग दैट अकर इन रिवर्सिबल इंजरी इज। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में इनवर्ड वाटर का फ्लो हो जाता है। ब्लड लॉस ड्यूरिंग सी सेक्शन में ब्लड लॉस would result in atrophy of the adrenal cortex. The difference between the hydrocortisone and beta methasone क्या होता है, सोडियम की रिटेंशन के अंदर इसका डिफरेंस आ रहा होता है। सोमेटोसेंसरी लॉस इज ड्यू टू, इसमें लीजन किसका आता है, ब्रॉडमैन एरिया 3-1। इंट्रा एम्ब्रोनिक सिलोम कहाँ से डिराइव होती है, लैटरल प्लेट मिजोरम। ये आपके रफ़ी के अंदर एम्ब्रियो में इसकी तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। द टाइम पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव रेस्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट का कितना होता है, 150 to 200 मिली सेकेंड। ये लाइन भी रफ़ी के अंदर लिखी हुई है CVS के अंदर। ए फीमेल प्रेजेंटेड विद मेनोरेजिया एंड हर प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज हो गया, 30,000 पे आ गया, विच एंटीबॉडी टेस्ट शुड बी डन। तो इसमें हम क्या करवाते हैं, एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी करवाते हैं। लो डिपोलराइजेशन कहाँ पे होती है, हाइपोनेट्रीमिया के अंदर होती है। द डिफरेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड लाइज इन द फैक्ट इन। ये एनॉइंस कैसे होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। लेफ्ट टू राइट शंट बिफोर रिवर्सल। अब इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है, जो बाकी सारी टी वाली हैं उसमें राइट टू लेफ्ट शंट होता है, लेकिन जो ईसन-मेंगर सिंड्रोम है इसमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ठीक है। क्रोन डिजीज डिफर फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्योंकि उसमें क्लबिंग होती है, क्रोन में क्लबिंग होती है, ठीक है। आज हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया है और आज वाले जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह भी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। और कल का डे आपका ऑफ होगा। कल में आपने पूरा सेक्शन 2 जितने आपके MCQs रह गए हैं वो आपने सब रिवाइज करने। कल का डे आपका रिवीजन का होगा और फ्राइडे को पहले मैं आपसे पूरे सेक्शन 2 का हम वाइवा लेंगे फर्स्ट 10 मिनट्स में, देन हम अपना सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। चलें, कल आपने सारा जितना MCQs सबके जो जो रह गए हैं वो आपने कंप्लीट कर लेना है सेक्शन 2, और फ्राइडे को आप लोगों का वाइवा होगा पहले, ठीक है। चलिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।